जवान जेठानी की दो दो बुढ़िया देवरानी। भाभी कहाँ हो आप? जल्दी से मेरे कपड़े आयरन कर दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। बस अभी लाई देवर जी। ये लीजिए देवर जी आपके आयरन किए हुए कपड़े। जेठानी जी आपने नाश्ता बना दिया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ बना दिया है, आकर कर लो नाश्ता। अब कोमल घर के सारे काम खत्म करके वो जैसे ही सोफे पर बैठती है कि तभी उसकी सास गायत्री आवाज देती है, अरे कोमल, अरे कहाँ है बहू, जरा मेरे घुटनों में तेल लगा दे। जी माँ जी अभी आई। अब कटोरे में सरसों का तेल लेकर कोमल अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके घुटनों की मालिश करने लगती है। माँ जी जब से दोनों देवरों की शादी हुई है तब से दोनों पत्नियां सिर्फ मेकअप, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक के सामान अपने फेस पर अप्लाई करने में ही सारा टाइम निकाल देती हैं और घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ। कहने को मैं इस घर की जेठानी हूँ और बड़ी बहू हूँ। अरे मैं क्या कहूँ कोमल बहू तुझे, मैं तो खुद तेरी दोनों देवरानियों से बहुत परेशान हूँ जो घर के कामों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने मेकअप सुंदरता के पीछे पागल हुई पड़ी रहती हैं। तो भी छोड़ दिया कर कहाँ, मगर तुझे नहीं होता तो। अब देर शाम जब उनके दोनों देवर घर लौटते हैं। भाभी खाना कहाँ है? खाना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लग रही है। भाभी आपने मेरा मनपसंद वेज बिरयानी बनाया है ना, मैंने आपको कहा था। नहीं देवर जी आज मैंने खाना नहीं बनाया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दोनों ही अपनी पत्नियों के पास आते हैं जहाँ वह खाना मांगते हुए अपनी पत्नियों से कहते हैं, रिया बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। पर खाना तो जेठानी जी बनाती हैं और अभी तो मैंने अपनी फेस पर फेस पैक लगा रखा है। अरे सारा दिन स्किन केयर ही करती रहोगी क्या? अरे ऑफिस से आया हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। अरे आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? भाभी से मांगिए ना अपनी। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम ही बना लो जाकर। नहीं, मैं किसी कीमत पर रसोई में जाकर खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने अपने स्किन को टाइट करने का फेशियल कराया है। अगर रसोई में गई तो मेरे फेस पर झुर्रियां आ जाएंगी और मेरे सारे फेशियल ब्लीच के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तभी अपने बेटे और अपनी बहू की सारी बातें सुनकर गायत्री वहां आकर, अरे तुम दोनों देवरानी का दिमाग खराब हो गया है क्या? सुंदरता के पीछे इतनी पागल हो गई हो कि घर परिवार, सास ससुर पति सब भूल गई हो। अरे 2 वक्त की रोटी भी बनाकर नहीं खिला सकती अपने पतियों को। सास के जाने के बाद पूजा अपने पति पर भड़कते हुए कहती है, सुना लिया, मुझे अपनी माँ से ताने, मिल गई तसल्ली। अरे तुम जैसे ही मर्द जब पत्नियां सुंदर नहीं लगती है ना तो कहीं और जाकर मुंह मारते हैं, और अब जब मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ तो तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपनी पत्नी से, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है रिया, मैं बता रहा हूँ। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी तो भाभी है जो पूरे परिवार को संभाल रखा है। सब समझ रही हूँ मैं, कैसे जेठानी जी तुम्हारा कान भरती हैं घर का काम करने के बाद। अविनाश रिया की तरफ थप्पड़ उठाता हुआ, चुप करो रिया, खबरदार जो मेरी भाभी के लिए एक शब्द भी निकाला तो। अगले दिन रात के 12 बजे, रात के 12 बज गए हैं। सुबह तो मेरे दोनों बेटे अच्छे खासे काम पर गए थे लेकिन अभी तक लौटे नहीं। कहीं मेरे बेटे ने ये मियाँ बीवी की लड़ाई को सीरियस तो नहीं ले लिया, कहीं इन दोनों ने कुछ कर तो नहीं लिया। मैं अभी कब से फोन कर रही हूँ माँ जी, लेकिन मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। तो किस मुंह से फोन कर रही है मेरे बेटे को? ये सब तेरा करा धरा है। अब सारी रात इंतजार करने के बाद भी मनीष और अविनाश घर नहीं लौटते। तभी अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजती है। मैं जाकर देखती हूँ, पक्का अविनाश और मनीष जी ही होंगे। अब रिया जैसे दरवाजा खोलती है वह देखती है कि अविनाश और मनीष दूल्हे के जोड़े में हैं और उनके साथ दुल्हन के जोड़े में 40 से 45 साल की 2 बूढ़ी दुल्हन है। अरे देवर जी, ये क्या, आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी इतनी बूढ़ी औरतों से? पक्का अविनाश जी हम लोगों से मजाक कर रहे हैं। वो अपनी इतनी सुंदर बीवी छोड़कर इन बूढ़ी औरतों से शादी क्यों करेंगे? जरा इनके बाल देखो कितने सफेद और फेस पर कितनी झुर्रियां हैं। ये कोई मजाक नहीं है रिया, आज से तुम नहीं, यही बूढ़ी औरत हमारी धर्मपत्नी है। बेशक से इनके बाल सफेद हैं, इनके शरीर पर झुर्रियां हैं, लेकिन ये मेरी माँ की सेवा बहुत अच्छे से कर लेंगी। अब कोमल अपनी दोनों बूढ़ी देवरानी का गृह प्रवेश करवा कर घर के अंदर लाती है। अगले दिन सुबह कोमल की दोनों बूढ़ी देवरानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं। आप क्यों करने आ गई काम? मैं कर लेती, वैसे भी आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप छोड़ो, मैं बना देती हूँ खाना। कोई बात नहीं कोमल, हम बना लेंगे। कुछ देर बाद कोमल की बूढ़ी देवरानी अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जिसे खाकर गायत्री कहती है, अरे बहू, तेरे शरीर पर तो बुढ़ापे का जरा भी तगाजा नहीं है। इतनी उम्र होने के बाद भी तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे तो लगा था कि तेरी आंखें कमजोर होंगी।
माँ जी, शरीर का क्या है, शरीर पर तो बुढ़ापा एक ना एक दिन आना ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने परिवार की देखभाल में कमी करें। वाह नीतू, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। काश मैंने तुमसे शादी तुम्हारी जवानी में ही कर ली होती, तो आज मेरी माँ भी बहू का सुख भोग रही होती। अब कुछ देर बाद राधा और नीतू कटोरे में सरसों का तेल लेकर अपने सास के कमरे में जा रही होती, तभी कोमल उनके हाथ में से तेल का कटोरा देखकर कहती है, अरे अरे, ये तेल लेकर कहाँ जा रही हैं आप दोनों? माँ जी कब से मालिश के लिए तुम्हें आवाज दे रही थी, तुम किसी और काम में बिजी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम ही मालिश कर दे माँ जी की। नहीं नहीं, आपकी तो खुद इतनी ज्यादा उम्र है, आप कैसे कर पाएंगी ये सब? आप रहने दीजिए, आपकी खुद 40 से 45 साल की उम्र है, आप खुद इतनी बूढ़ी हैं। अब कोमल अपनी बूढ़ी देवरानियों से भी ज्यादा काम नहीं करवाती थी। तभी एक दिन राधा और नीतू अपने बालों को देखकर कहती हैं, जब से शादी हुई है तब से एक बार भी हमने अपने बाल काले नहीं किए हैं, और ये सफेद बाल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और हमारा बुढ़ापा भी इससे ज्यादा नजर आ रहा है। तभी वहां पर कोमल आती है और अपने दोनों बूढ़ी देवरानियों को परेशान होता देख उनसे पूछती है, क्या हुआ, आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस हम दोनों को अपने ये सफेद बाल काले करने थे। तुम देखो कितनी जवान लगती हो, कितनी सुंदर हो, और हमारी तो नई नई शादी हुई है, लेकिन शादी के बाद से हमने एक बार भी अपने बाल काले नहीं किए हैं, जिस वजह से हमारा बुढ़ापा और ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, रुकिए मैं अभी गोदरेज का हेयर कलर लेकर आती हूँ, उससे आपके बाल लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक रहेंगे। अब कोमल अपनी दोनों बूढ़ी देवरानियों के बालों को कलर कर रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ी रिया और पूजा ये सभी चीजें देखकर कहती है, देख रही हो रिया, कैसे जेठानी जी अपनी बूढ़ी देवरानियों के बालों को कलर कर रही हैं, और हमारे मेकअप करने से तो बहुत जलती थी। तुम सही कह रही हो। ऐसे ही एक रात अविनाश और मनीष अपनी अपनी बूढ़ी पत्नियों को डिनर पर ले जा रहे होते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम हमारे पतियों के साथ, और इतना चिपक क्यों रही हो? थोड़ा दूर हटो उनसे। मनीष, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? चुप करो तुम, ये हमारी धर्म पत्नी है और हम इन्हें डिनर पर लेकर जा रहे हैं। अब अविनाश और मनीष अपनी दोनों बूढ़ी पत्नियों को डिनर पर लेकर जाते हैं। तभी पूजा और रिया अपनी जेठानी के पास मदद मांगती हुई कहती हैं, जेठानी जी कुछ करिए ना, आप देख रही हैं ना हमारे पति कैसे इन बूढ़ी औरतों के साथ बाहर डिनर पर जा रहे हैं, और आप भी ये सारी चीजें चुपचाप देख रही हैं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से ही हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन कोमल की दोनों बूढ़ी देवरानियां रसोई में काम कर रही होती कि उस दौरान उन दोनों का ही हाथ जल जाता है। दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मनीष और अविनाश रसोई में आते हैं। अरे, तुम्हारा तो हाथ बहुत ज्यादा जल गया है, चलो तुम्हारे हाथों पर हम मलहम लगा देते हैं। अविनाश और मनीष मिलकर अपनी अपनी पत्नियों के हाथों पर दवाई लगा रहे होते हैं। तभी वहां पर पूजा और रिया आती हैं। तभी पूजा गुस्से में अपने पति से कहती है, अरे आपको क्या हो गया है अविनाश जी, अपनी इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर आप इस बूढ़ी औरत की इतनी परवाह कर रहे हैं, मेरी तरफ तो अब तुम देखते तक नहीं हो। मुझे तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है पूजा, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो एक परिवार को संभाल सके। ठीक है अविनाश जी, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप भी एक बात याद रखिए कि एक औरत अपनी आंखों के सामने अपनी पति को किसी भी बुढ़िया जवान औरत के साथ नहीं देख सकती है। हाँ, पूजा सही कह रही है, हम लोगों से गलती हुई है, मानते हैं, लेकिन बस अब और नहीं, हम ये घर छोड़कर जा रही हैं। जब हम आपको सुख ही नहीं दे पाए तो यहाँ रहकर अब और क्या करेंगे? तभी सारा परिवार हंसने लगता है। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग तुम्हारे हस्बैंड की कोई पत्नी नहीं है, बल्कि अविनाश और मनीष की ऑफिस की कलीग। मतलब ये कि उस रात मनीष और अविनाश कहीं और नहीं बल्कि अपने ऑफिस में अपनी कलीग के साथ थे, और उस रात हम लोगों ने फोन पर ये प्लान बनाया, और ये शादी भी फेक थी ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि एक पत्नी का रोल अपने हस्बैंड की लाइफ में क्या होता है। और आज तुम्हें एहसास हो चुका है। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए, और अब हम कभी मेकअप सुंदरता के चक्कर में इतना नहीं पड़ेंगे, और अपनी सासू माँ का और अपने पति का पूरा ख्याल रखेंगे ताकि उनकी लाइफ में कभी कोई दूसरी और औरत ना आ पाए। हे भगवान, आज तो लगता है कि देरी हो ही जाएगी, बस बच्चों का टिफिन बन ही गया, अब इन तीनों को छोड़कर आ जाती हूँ। राखी ने ऐसे बोलकर टिफिन पैक किए और फिर वो खाली हाथ रसोई से निकल आई और बच्चों से बोली, बच्चों देखो, बस स्टॉप पर बस आने ही वाली होगी, तुम मेरे साथ चलो। राखी ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से बच्चों को उनके बैग्स दिए और तीनों बच्चों को लेकर वो घर से निकल आई। ये है राखी की ससुराल की कहानी।
वैसे तो राखी के घर में सास, ससुर, देवर, नंद, पति, जेठ, बच्चे और जेठानी सभी लोग थे, लेकिन फिर भी घर के ज्यादातर काम, फिर चाहे वो अंदर के हो या बाहर के, सभी राखी ही संभालती थी। आज भी वो बच्चों को सभी के होने के बावजूद बस स्टॉप पर लाई थी, जहां माँ माँ। देख राधा बेटा, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहेगी, लेकिन आज ना मम्मा को बहुत काम है, इसलिए ना आज मैं तुझे जल्दी लेने के लिए नहीं आ पाऊंगी। माँ, आप हमारा टिफिन नहीं लाई? क्या? अरे नहीं, वो तो मैं रसोई में ही बनाकर छोड़ आई हूँ, जल्दी से भाभी को बोलती हूँ। राखी ने बच्चों के पास ही खड़े खड़े अपनी जेठानी को फोन मिलाया, जहां नहीं राखी, तुम खुद ही घर में आकर टिफिन ले जाओ, मैं अभी बिजी हूँ तो आ नहीं सकती। सुष्मिता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अरे नहीं, अब तो स्कूल की छुट्टी का भी टाइम बढ़ गया है, बच्चों को ऐसे मैं बिना टिफिन नहीं भेज सकती हूँ, अब मुझे ही दोबारा घर जाना होगा। राखी बेचारी अपना मन पक्का कर चुकी थी। जब बच्चे बस में चढ़ गए तब वो अपने घर वापस गई और फिर बच्चों का टिफिन लेकर लौट आई। बच्चे तो अब तक स्कूल पहुंच चुके होंगे, अब मुझे टैक्सी से उन्हें ही टिफिन देकर आने पड़ेंगे। राखी ने टैक्सी की, जिसके बाद वो बच्चों का टिफिन उनके स्कूल देकर आई। सुबह सुबह इतनी कसरत के बाद जब राखी घर पहुंची तब माँ जी, वैसे हमारे घर में अरहर की दाल और साथ में चावल बने हुए काफी वक्त हो गया है, आज वही बना लेना। सही कहा बहू तूने, ठीक है, तो आज अरहर की दाल के साथ चावल ही बना लेंगे। घर में दोपहर के खाने की बातें चल रही थीं। माँ, भाभी, क्या बनाने की बात हो रही है? अरे राखी, अच्छा है जो तू वक्त से आ गई, तूने सुन तो लिया ही है, जो सामान हमने बताया जाकर वो ले आ। माँ जी, मैं अभी अभी बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ, उनका टिफिन घर में ही रह गया था तो फिर उसे देने के लिए गई थी। देवर जी और ससुर जी वगैरह सभी मर्द आज घर में ही हैं और छुट्टी भी है, तो आप इनसे मंगवा लीजिए ना। भाभी, हफ्ते में एक दिन तो बड़ी ही मुश्किल से छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप अपने काम हमारे ऊपर डालती हो। बहू, वैसे ये तो कोई बात नहीं हुई, अरे तू रोजाना करती तो है यही सब काम, ये क्या कि आज अगर देवर ससुर को जरा सी फुर्सत में देखा तो इनके ऊपर काम थोप दो। सभी घर में ऐसे ही राखी को बातें सुनाने लगे, जिनके आगे राखी हार गई और फिर उसे ही बाहर जाकर राशन लाना पड़ा। इस सब के बाद अरे नहीं, अभी तो घर की सफाई भी नहीं हुई है, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे हाथ में बाहर के काम लगे हुए हैं। ऐसा करती हूँ, मैं दाल पकने को रख देती हूँ और चावल पानी में भिगो देती हूँ, उसके बाद में साथ साथ सफाई भी कर लूंगी। राखी बेचारी बाहर से आते ही चूल्हे पर चढ़ गई और उसने दाल पकने को रख दी। इसी के साथ उसने घर की सफाई की और जब उसका खाना वगैरह बन गया तब राखी देखो, 3 बज गए हैं, बच्चे बस स्टॉप पर पहुंचने ही वाले होंगे, तो तुम उन्हें वहां से लेने चली जाओ। सुष्मिता के बोलने पर राखी बच्चों को भी लेने गई और अब उसके बाद उसे कोई खास काम नहीं था तो थक गई रे, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद शाम की भी काम है। राखी ऐसे बोलकर लेटने ही वाली थी कि तभी राखी, ओ राखी। हाँ माँ। यहाँ। विद्या की बात सुनकर बेचारी राखी लेटती हुई अपनी सास के पास गई और जी माँ जी। राखी बहू, मेरे ना सर में बड़ा दर्द सा हो रहा है, मेरे तेल लगाकर बाल बांध दे, और हाँ उसके बाद ना तू नेहा के कपड़े भी प्रेस कर देना, उसे आज अपने दोस्तों के जाना है। विद्या ऐसे ही राखी को ऑर्डर देने लगी। राखी ने किसी काम को मना नहीं किया और सारे काम करते करते उसे रात हो गई। रात को ही राखी को बिस्तर पर जाने का मौका मिल पाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। घर और बाहर दोनों जगह के काम राखी को ही संभालने पड़ते थे, जिससे अब उसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगा था। ऐसे ही एक दिन, राखी, मेरा तो मन आज फ्रेंच फ्राइज खाने का हो रहा है, जाकर बना लाओ ना। मोहन जी, आलू नहीं है, आज ही खत्म हुए हैं। तो ले आओ ना, वैसे भी कहाँ तुमसे ज्यादा कुछ बनवाने को बोलता हूँ। मोहन जी, मैं भी अभी अभी बाहर से ही आ रही हूँ, और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा काम घर के काम करना है, लेकिन तब भी मैं आपकी जिम्मेदारियों को भी अपने सर ले लेती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे थकान नहीं होती है। ओहो राखी, तुम पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, आज तुम्हें क्या हो गया है? मोहन और राखी दोनों में ऐसे ही लड़ाई होने लगी। अब राखी अपने ऊपर इतने ज्यादा काम रहने की वजह से तंग आ चुकी थी और उसे गुस्सा भी आता था, क्योंकि कोई भी उसके काम की तारीफ नहीं करता था। ऐसे ही लड़ते हुए राखी अपने कमरे से बाहर आ गई कि तभी अच्छा हुआ जो भाभी आप मुझे यहीं मिल गई, मैं आपके ही पास आ रही थी। भाभी, मेरा ना कॉलेज का असाइनमेंट है, आप मेरे उसे बनवाने में हेल्प कर दो ना। नेहा राखी को अपने साथ ले आई। देखो भाभी, ये वाली फाइल, ये और ये तीनों आप बना दो, तब तक मैं ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। तुम मेरे साथ ये नहीं बनवाओगे क्या?
नहीं भाभी, वो एक्चुअली ना मेरा मन नहीं है, तो ये आप ही कर लो। नेहा ऐसे बोलकर बाहर जाने लगी थी। वो अक्सर ऐसे ही करती थी। वो अपने कॉलेज के काम भी राखी से ही करवा लेती थी, क्योंकि राखी भोली सी थी और वो सभी के काम कर देती थी। आज भी वो उसके पास से जाने ही वाली थी कि तभी राखी बोली, 1 मिनट रुको नेहा, अगर तुम यहीं बैठकर मेरे साथ इन्हें बनाओगी तो मैं बनवाऊंगी, नहीं तो तुम भूल जाओ। भाभी लेकिन तुम सबने क्या मुझे कोई मशीन समझ लिया है? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी थकान होती है। ये क्या कि जब भी मन किया मुझसे कुछ भी करवा लो, घर के काम भी मैं करूँ और बाहर के भी, और तुम लोगों के पर्सनल भी। तो क्या मुझसे बड़ा कोई पागल यहाँ होगा? क्या बोले जा रही है आप? अरे आप इस घर की बहू हो, आपका तो काम ही है हमारे काम करना। ऐसे ही दोनों नंद भाभी में बहस होने लगी और यही बहस फिर धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। जब घरवाले इसके बीच में आए तो फिर बात और बढ़ गई और सभी मिलकर राखी को ही सुनाने लगे। क्या सभी लोग मेरे ही पीछे पड़ गए हो? अरे आपने सोच क्या लिया है? बाहर के काम भी मैं ही करूं और घर के भी? आप सभी इतने लोग घर में हो और बस मेरा ही पागल बनाए रखते हो। अब मैं और आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। मैं अब किसी का कोई भी काम नहीं करूंगी। हेकड़ी किसे दिखाती है? तुझे क्या लगता है कि तेरे करने से ही हमारे काम होंगे? अब से कोई भी एक दूसरे से अपने काम नहीं करवाएगा, और खासकर इससे। अब मिल गई तुझे खुशी। सभी ने गर्मा गर्मी में खुद से ही काम करने को हामी भर दी। उस दिन के बाद से अब राखी किसी के भी फालतू काम नहीं करती थी। इससे राखी को तो राहत थी, लेकिन पूरा घर। अरे सुष्मिता बहू, मोहन, कोई इन बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाओ। 3 दिनों से बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं। माँ जी, मैंने बच्चों का टिफिन बना दिया, इन्हें रेडी कर दिया। अब कोई आदमी नहीं छोड़ाएगा। कौन छोड़ेगा? मैं तो पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सभी ऐसे ही अपने अपने कामों में उलझे रहे, जिससे कि बच्चों की आज की भी छुट्टी हो ही गई। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे। नेहा, तुझे घर नहीं दिखता है? समय से झाड़ू बर्तन कुछ नहीं हो रहा मेरे घर में। चल तू सफाई कर। माँ, क्या मैं ही सफाई करने को फालतू हूँ घर में? जब देखो आप मुझसे बोलती रहती हो। अरे जब से राखी भाभी ने घर का काम संभालना बंद किया है, तब से ही मैं तो बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी। नेहा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और उसने सफाई नहीं की। ऐसे ही अब विद्या और बाकी सबको एहसास हो रहा था उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी राखी से लड़ाई करके, लेकिन कोई भी उससे माफी नहीं मांग रहा था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, अरे नहीं, दीदी आने को बोल रही है। अब मैं क्या करूं? सारा घर तो औंधा हो चुका है। अब तो मुझे राखी से बोलना ही पड़ेगा। विद्या को बस अब यही एक ऑप्शन बाकी दिख रहा था। उसने राखी से इस बारे में बात की। माँ जी, अब तो आप लोगों को एहसास हो गया ना कि मैं मुंह क्यों बनाती थी? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तू ही है वो जो मेरे घर को सीधा रख सकती है। विद्या ने ऐसे ही माफी मांगी और फिर राखी ने घर के काम करने शुरू किए। अब सभी को पता चल गया था कि राखी के घर में क्या अहमियत थी। अब सभी उसके कामों में मदद करते थे और सभी खुशी खुशी रहते थे।